हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुर बाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हिंदी माध्यम की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध कराया जा रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स मतलब है फ्री एजुकेशन। यहां पर आपको किसी प्रकार का कोई पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ना ही यहां पर ऐसा होता है कि आपसे 2 चैप्टर पढ़वा लिए, भाई ये 2 फ्री में पढ़ लो, फिर उसके बाद बोले चलो लाओ अब सब्सक्रिप्शन खरीदो कुछ करो। तो ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां पर आपको सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और क्वालिटी टीचर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम अपने वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो होने वाला है कक्षा 10वीं के इतिहास का चैप्टर नंबर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। उसका एक टॉपिक है भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। आपको नहीं लगानी है भूख, यहां पर देखेंगे यहां पर भूख की समस्या क्या थी, कठिनाइयां क्या थी और जन विद्रोह क्या थी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि रूमानी कल्पना एक विशेष प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक अलग प्रकार की राष्ट्रीय भावना के विकास, राष्ट्रीय भावना को विकसित करना चाह रहा था। हमने भाषा का, संस्कृतियों का उपयोग भी देखा था, पोलिश भाषा का रूसी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष भी देखा था और उसे अब संघर्ष के प्रतीक के रूप में भी जाना जाने लगा था। ये सारी बातें हम पिछले वीडियो के अंतर्गत देख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम भूख के बारे में बात करेंगे, कठिनाई के बारे में बात करेंगे, जन विद्रोह के बारे में बात करेंगे। भूख का मतलब समझते हैं ना, पेट से जुड़ा हुआ शब्द है। भूख जो है वो पेट से जुड़ा हुआ शब्द है। अब यहां पर भूख कई सारी चीजों की होती है ना। भूख का जो मतलब है कई सारे लोगों के लिए अलग अलग, किसी को पैसे की भूख, किसी को घूमने की भूख, किसी को खेलने की भूख, किसी को कमाने की भूख, किसी को पढ़ने की भूख। लेकिन ये वाली भूख जो है पेट की है, खाने की भूख वाली जो एक्चुअल में भूख है ना, उस भूख से इसका संबंध है कि आपका पेट कैसे भरा जाएगा। क्यों भूख शब्द लिया गया होगा, तो इससे समझ में आता है कि यहां पर कुछ खाने पीने की चीजों की समस्या आ रही होगी, इस कारण से भूख शब्द का यहां उपयोग हुआ। जब खाने की समस्या आ रही है तो कठिनाइयों का दौर तो साथ में रहा ही होगा। अगर कठिनाई नहीं होगी तो भैया भूख तो पेट तो भर ही जाएगा ना, तो कठिनाइयों का दौर तो साथ में रहा ही होगा। अब एक चीज आती है कि भाई अब जब भूख लगेगी और कठिनाइयों के दौर से गुजरेंगे तो लोग मरता क्या ना करता उस स्थिति में पहुंचेंगे, तो लोग करेंगे विद्रोह। तो लोगों का विद्रोह क्या कहलाता है, उसको कहते हैं जन विद्रोह। तो ये 3 चीजों को हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे, भूख, कठिनाइयां और जन विद्रोह। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक दशक आया 1830 का जो दशक है ना, 1830 का दशक, अगर इसे शताब्दी के रूप में बात करें तो ये 19वीं शताब्दी चल रही है। तो 19वीं शताब्दी का ये पहला हिस्सा चल रहा है, उसे 2 हिस्से में बांटेंगे, 50 के पहले तक का और 50 के बाद तक का। तो 19वीं शताब्दी का ये दौर है। तो 1830 का जो दशक है वो यूरोप के लिए बड़ा खराब था। यूरोप में भारी कठिनाइयां लेकर आया है, कठिनाइयां पैदा हो गई, समस्याएं पैदा हो गई। सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि इस 30 साल में है ना, जो 19वीं शताब्दी का पहला जो हाफ है या पहला पीरियड है, 1830 का जो दशक है, आप इस 30-40 साल में आप देखेंगे कि यूरोप में जनसंख्या बहुत बढ़ गई। जनसंख्या कैसे बढ़ गई होगी कि जन्म दर बढ़ गया होगा। जन्म दर कैसा, मतलब बोले सर ये क्या लिख रहे हो आप, जन्म दर, जनसंख्या, मतलब आप ऐसा समझो कि अभी तक एक शादीशुदा जोड़े को 2 या 4 बच्चे हुआ करते थे, अब होने लगी 6 और 8। समझ रहे हैं, तो जनसंख्या बढ़ गई कि नहीं। मतलब अभी तक एक पति और एक पत्नी थे, है ना, एक पति था और एक पत्नी था, इनसे 2 बच्चे पैदा हो रहे थे या 4 बच्चे पैदा हो रहे थे, 2 से 4 बच्चे थे। लेकिन इस दशक के दौरान क्या हो गया, पैदा ज्यादा हो रहे होंगे लेकिन कुछ को बीमारियां हो जाती थी तो मर जाया करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब 6 से 8 बच्चे आराम से जिंदा रहने लगे। तो आप देख रहे जनसंख्या बढ़ेगी ना, कुछ तो बढ़ रही है ना, कुछ बाद में खत्म भी हो जाएंगे। लेकिन अब तो क्या है कि 2 से 4 ही रहते थे पहले, अब 6 से 8, मतलब कुछ पॉपुलेशन आपने बढ़ा दी। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या जनसंख्या बढ़ना सही चीज है या जनसंख्या बढ़ना गलत चीज है। जनसंख्या होनी चाहिए, पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल कम भी खराब होती है, बहुत ज्यादा भी खराब होती है, एक संतुलित अवस्था में होनी चाहिए। हम दो हमारे दो का जो नारा है ना वो बढ़िया है, वो क्या है, बैलेंस स्थिति में आपको रखता है। लेकिन हम दो हमारे ज्यादा, फिर हमारे उसके ज्यादा, फिर वो वाला फिर गड़बड़ है, तो उससे क्या होती है, जनसंख्या बढ़ती है। अब आप देखें कि जनसंख्या बढ़ने से समस्या क्या होगी। जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों का होगा बंटवारा, मतलब हर एक व्यक्ति के हिस्से में संसाधन क्या है, थोड़ा सा कम आना स्टार्ट होंगे। समझिए, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपके घर में एक मकान है, बड़ा सा मकान है, इसको मान लिया मैंने कि 50 बाई 40 का एक मकान है। आपका एक मकान है ऐसा बना हुआ है, जिसमें आप ये मान लेते हैं कि इसमें 10 कमरे हैं, 5 कमरे इस तरफ हैं और 5 कमरे इस तरफ हैं, अपन ऐसा मान लेते हैं। और आप 2 भाई हैं,
तो आपके लिए अगर आप अकेले रहते या मतलब जनसंख्या कम होती तो क्या होता कि भाई ये क्या हो गया कि एक को ही मिल जाता, लेकिन आप 2 भाई हैं तो क्या हो गया, 2 को मिल गया, पर्याप्त है, 2 का बहुत आसानी से काम चल। लेकिन अगर आप 6 भाई हैं या 4 भाई हैं तो कितने मिलेंगे भाई, अगर आप 4 या 5 भाई हैं, 2-2 कमरे ले लो और अपना काम चलो। इससे क्या हो, संसाधनों का बंटवारा। मान लो आपके पापा अभी कमाते हैं 50,000, ठीक है, 50,000 कमाते हैं, इससे वो 2 लोगों का भरण पोषण बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन अगर उनके बच्चे 6 से 8 हो गए तो क्या वो उनको अच्छे स्कूल में पढ़ा पाएंगे, अच्छी जगह घुमा पाएंगे, अच्छे कपड़े पहना पाएंगे? संसाधनों की कमी हो जाएगी। करेंगे वो सब कुछ जो उनको करना है, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या होगा, संसाधन सीमित हो जाएगा, है ना। जैसे अभी 1 किलो घर में आम आए हैं तो 5 लोग हैं तो भाई 1-1 ले लो, सब लोग इतने ही चढ़ते हैं 1 किलो में। लेकिन अगर घर में 2 लोग हैं या 3 लोग हैं तो 2-2 3-3 मिल जाएंगे, तो संसाधन कम होंगे। या तो आप पहले क्या करो कि आप अगर ज्यादा फैमिली अपनी बढ़ाने वाले हो तो पहले संसाधन आप बढ़ाओ, है ना। परिवार बढ़ाने में समस्या नहीं है, आप ज्यादा बच्चे पैदा कर सकते हैं, आप जनसंख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन पहले संसाधन बढ़ाओ। हर एक व्यक्ति को फायदा होना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एक समुचित मात्रा में धन मिलना चाहिए, समुचित मात्रा में संसाधनों का उपयोग मिलना चाहिए। अब इससे क्या होगा कि भाई जनसंख्या बढ़ गई, आपने संसाधन बढ़ाए नहीं है तो ये बेरोजगारी बढ़ेगी। यहाँ का जो दौर देखेंगे कि जितनी नौकरियां नहीं थी उनसे ज्यादा लोग घूम रहे थे वहां पर, फाइल लिए कि हमको दे दो, हमको दे दो, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। क्योंकि वही मैंने बात करी ना कि संसाधन आप बढ़ाओ। अगर आप संसाधन बढ़ाएंगे तो सबके पास नौकरी होगी। संसाधन बढ़ा नहीं पाएंगे क्योंकि इतने जल्दी बढ़ते नहीं, जितने जल्दी लोग बढ़ जाते हैं, तो बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। अब ये जो जनसंख्या बढ़ रही है ये दोनों जगह बढ़ रही है, शहर में भी बढ़ रही है और गांव में भी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है केवल एक ही जगह बढ़ रही है, शहर और गांव दोनों जगह ये जनसंख्या बढ़ रही है। और जब दोनों जगह जनसंख्या बढ़ेगी तो शहर में तो कुछ ना कुछ काम मिल जाता है, गांव में जब जनसंख्या बढ़ रही है तो खेती तो उतनी है तो वो कम हो रही। तो यहां से क्या होंगे, जो अतिरिक्त जनसंख्या है, जो लोग बड़े हुए हैं, वो कहां जा रहे हैं, वो सब शहर की तरफ मूव करते हैं। बोले हम वहां पर काम करेंगे, यहां पर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें यहां पर काम मिल जाएगा, हमारा कुछ गुजारा चल जाएगा, हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। आप जाएंगे तो आपको यहां पर महल मिलेगा क्या रहने के लिए? नहीं मिलेगा। आप काम के चक्कर में शहर जाएंगे तो आपको कहां रहना पड़ेगा, कुछ बस्तियों में, छोटी झुग्गियों में, गंदी बस्तियों के अंदर आपको मजबूरी में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप काम के चक्कर में यहां पर आ गए हैं। तो अब क्या हुआ, लोगों का पलायन बढ़ा तो शहरों के ऊपर दबाव बढ़ेगा। शहर उतनी व्यवस्था कर ही नहीं पाए थे, शहर तैयार ही नहीं थे, लेकिन पहुंच गए तो गंदी बस्तियों में रहना स्टार्ट होगा, जिससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और स्वास्थ्य से आपका काम प्रभावित होगा। आप वहां पहुंच तो गए, गंदी बस्तियों में रह रहे हैं, मलिन बस्तियों में आपने रहना स्टार्ट कर दिया, तो वहां पर क्या होगा, गंदी और मलिन बस्तियों में अतिरिक्त दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाएगा, या शहर के ऊपर अतिरिक्त दबाव स्टार्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि भाई ये वाली बातें तो ठीक है कि जनसंख्या के साथ ये सब हो गई थी, एक समस्या पैदा कर दी इंग्लैंड ने। क्या कर दी कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में क्या हो गया, औद्योगिकीकरण का दौर चल रहा था। तो जो हमारे यहाँ पर मतलब यूरोप के जो दूसरे और छोटे छोटे राज्य थे इंग्लैंड को छोड़कर, तो वहां पर जो उत्पादन होता था या जो चीजें बनाई जाती थी वो या तो छोटे छोटे घरों में, हथकरघा जिसको आप कहते हैं वहां पर, या लघु उत्पादकों के द्वारा छोटे छोटे से कारखाने लगा लिए, घर के 2 मेंबर, 1 नौकर लगा लिया, अपन काम कर रहे। तो ऐसे लघु उत्पादकों के द्वारा कपड़े का और छोटी मोटी चीजों का हम उत्पादन करते थे। तो लघु उत्पादकों को इंग्लैंड से आयातित मशीनों से बने, मतलब जो इंग्लैंड से मंगाई गई मशीनें हैं जगह जगह पर, उन आयातित मशीनों से बने सस्ते कपड़े से कड़ी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। मतलब आप समझ रहे हैं, आप समझिए कि एक मशीन लगा दी अपन ने और ये एक मशीन दिन भर में 50 शर्ट तैयार कर देती है, ठीक है। और यहां पर एक आदमी लेबर लग रहा है, मान लो 300 रुपए आप दिन भर का उसको पे कर रहे हैं। यही 50 शर्ट आप अपने घर में वो चरखा चलाकर ऐसे बनवाते हैं, तो ये 50 शर्ट बनने में हो सकता है 10 दिन लगते हो, और रोज आपको 3 मजदूर लगते हो। तो रोज को 300 मतलब 900 रुपए के हिसाब से 10 दिन तक 9,000 रुपए तो आपका मजदूरी खर्चा है। तो कौन सी सस्ती होगी, हाथ से बनाने वाली या मशीन वाली? मशीन वाली सस्ती होगी। मशीन वाली सस्ती होगी तो लोग सस्ता खरीदते हैं, ये आप जानते ही हैं। दुनिया भर के लोगों की, ऐसा नहीं है कि केवल हमारे यहाँ टेंडेंसी सस्ते की तरफ, दुनिया भर के लोग सस्ता और अच्छे की तरफ जाते हैं तो सस्ता खरीदेंगे। तो जो मशीन से, जो आयातित मशीन से बना कपड़ा है, उससे बड़ी स्पर्धा, कड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही है, बड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही है। इंग्लैंड में जो है उस टाइम पर औद्योगिकरण जो है पूरे यूरोप महाद्वीप के सर्वोच्चतम स्तर पर था। पूरे यूरोप महाद्वीप में इतना औद्योगिकरण नहीं हुआ था जितना इंग्लैंड में हो चुका था। और ये स्पर्धा खास तौर से किसको करनी पड़ रही है, कपड़ा उद्योगों को भी झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि यहाँ पर जो यूरोप के दूसरे इलाके थे वहां पर अभी औद्योगिकरण नहीं हुआ था। थोड़ा बहुत मशीनें, केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, बहुत थोड़े थोड़े मशीनें यहाँ पर लगा दी गई थी। और ये सब किन इलाकों में हो रहा था, ये सब उन इलाकों में हो रहा था जहां पर कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था।
अब भाई जब कुलीनबर्ग सत्ता में था तो कुलीनबर्ग के टाइम पर ये क्या हो रहा है कि मशीनरीकृत नहीं हो पाई, तो यहाँ पर किसान क्या है वो सामंती व्यवस्था और जिम्मेदारियों के नीचे दबा हुआ है। ये सारी चीजें आप डेवलप नहीं कर पा रहे हैं और प्रोडक्शन हो नहीं रहा है और दबाते जा रहे हैं, टैक्स पर टैक्स लगाते जा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे शहर और गांव में व्यापक गरीबी पैदा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि जो सामंती व्यवस्था है या जिसको आप कह रहे हैं कि जहां पर कुलीनबर्ग सत्ता में है, ये कुलीनबर्ग क्या कर रहा है, किसानों पर टैक्स लगा रहा है, कर लगा रहा है। किसान इस सामंती व्यवस्था और जिम्मेदारियों के तले दबे हुए थे कि भाई सामंत के साहब, जमींदार साहब क्या काम करने जा, अपना कुछ सोच नहीं पा रहे थे। तो इससे क्या होगा कि जब आप उनको बेगारी करनी पड़ेगी, मतलब उन्हें काम के बदले में कुछ मिलेगा नहीं और बराबर लगान देना है, तो इससे क्या होगी, व्यापक गरीबी, मतलब बड़े स्तर पर गरीबी फैल जाएगी। क्यों फैल गई? अब गरीबी के पीछे कारण आपने देखा कि भाई कैसी गरीबी समझ में आई, तो आप गरीबी कारण देखिए, खाने पीने की चीजों के दाम बहुत बढ़ गए, आसमान छूने लगे, लोग चीजें खरीद ही नहीं पा रहे थे और फसल भी खराब हो गई। फसल खराब हो गई तो ये तो और खतरनाक हो गया कि पहले ही हम खरीद नहीं पा रहे थे, अब ये स्थिति हो गई कि है ही नहीं, किसी से उधार भी मांगकर काम नहीं कर सकते। इन सब स्थितियों ने शहरों और गांव के अंदर खाने की समस्या पैदा हो गई और ये समस्या किस चीज को सूचित करती है कि भाई एक बड़े स्तर पर गरीबी फैल गई है, बहुत व्यापक स्तर पर गरीबी फैल जाती है। क्लियर ये बात कि आपको एकदम स्पष्ट हो गई ना बात कि भाई कैसे यहां पर ये हो गया, कैसे हमने देखा कैसे गरीबी फैल जाती है। तो ऐसे यहां पर अलग अलग जगह पर गरीबी फैल जाती है। अब देखते हैं कि भाई एक दौर आता है 1848 का। हमने शहर गांव की गरीबी देख ली कि भाई किसान दबे हुए थे, फसल खराब हो गई है ना, और खाने पीने की चीज बढ़ गई। अब देखते हैं 1848। अभी तक हमने 1830 तक जनसंख्या बढ़ी हुई थी तब देखा हुआ था। 1848 में चूंकि अब ये एकदम से तो हुआ नहीं, वो पॉपुलेशन बढ़ी, दाम बढ़े आसमान में, फसल खराब हुई, लोग परेशान हुए, गरीबी, तो अब मरता क्या ना करता। अगेन फिर मैं वही कह रहा हूं कि जब भैया अपन को मरना ही है तो फिर उन्होंने क्या किया कि पेरिस, मतलब फ्रांस के एक शहर है जिसको आप कहते हैं पेरिस, वहां पर लोग क्या हो गए, लोग सड़कों पर उतर आए। क्यों सड़कों पर उतर आए? कि भाई खाने पीने की चीजें कम हो गई थी, आसमान छू रही थी और लोग बेरोजगार थे, है ना, कुछ करते ही नहीं थे, कोई काम ही नहीं था, कुछ नौकरी कर नहीं सकते थे। इन सब चीजों के कारण लोग सड़कों पर उतर आए, जगह जगह पर उन्हें अवरोध या रुकावटें पैदा कर दी। इससे वहां का जो शासक है जिसको कहते हैं लुई फिलिप, इसको भागने पर मजबूर होना पड़ा और ये वहां से भाग गया। जो भीड़ उतरी थी या जो गरीब लोग उतरे थे, जो मजदूर लोग उतरे थे सड़कों पर, उन लोगों के द्वारा एक राष्ट्रीय सभा, है ना, उन लोग वो इकट्ठे हुए तो क्या हुआ कि राष्ट्रीय सभा के पास गए तो राष्ट्रीय सभा ने क्या कर दिया कि एक गणतंत्र की घोषणा कर दी कि हम एक गणतंत्र हो गए। अब फ्रांस कैसा हो गया, एक गणतांत्रिक देश हो गया। मतलब कि अब यहां पर 21 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को मताधिकार यहां पर दे दिया गया। सभी को काम की गारंटी दी गई कि सभी को काम मिलेगा और सभी को वो काम की गारंटी के लिए, मतलब सभी को रोजगार के लिए क्या किया गया कि राष्ट्रीय कारखाने स्थापित किए गए ताकि लोगों को काम मिल पाए, जिनको हम अपने यहाँ पर पीएसयू या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स कहते हैं। वहां पर ये कारखाने स्थापित हुए और उन कारखानों के माध्यम से लोगों को अलग अलग जगह पर नौकरी मिल पाए, काम कर पाए, तो ये काम की गारंटी यहाँ पर हो जाएगी। तो ये गणतंत्र से इनको थोड़ी सी ये आशा हो गई। ये आप मीटिंग देख पा रहे होंगे, ऐसे ये आंदोलन कर दिया इनने और सब जगह जगह पर धावा बोल दिया। तो एक गणतंत्र की घोषणा हो गई। किसने की? राष्ट्रीय सभा के द्वारा एक गणतंत्र की घोषणा कर दी जाती है। ये पहला आंदोलन नहीं था, इसके पहले भी एक आंदोलन हो चुका था 1845 में। सिलेसिया एक जगह है सेंट्रल यूरोप के अंदर, इसका मुख्यतम भाग जो आता है वो आजकल पोलैंड के अंतर्गत आता है ना। तो सिलेसिया में बुनकरों के द्वारा एक विद्रोह किया गया। बुनकर कौन होते हैं? बुनकर वो होते हैं जो चरखा होता है ना, चरखे से जो धागा बनता है, धागे से जो कपड़ा बुनते हैं, तो कपड़ा बुनने वाले लोगों को बुनकर कहा जाता है। तो इन बुनकरों ने जो विद्रोह किया था वो इनके ठेकेदारों के खिलाफ किया गया था। ठेकेदार कौन थे? तो ठेकेदार वो लोग थे जो इन बुनकरों को कच्चा माल देते थे कि भाई तुम सूत ले लो और फिर क्या करो, बुन दो, कपड़ा तैयार कर दो, और उनसे क्या होता था, निर्मित कपड़ा लेते थे, है ना, जो बना बनाया कपड़ा है, फिनिश कपड़ा है, शर्ट बन गई, टी शर्ट बन गई, वैसा निर्मित, या थान का कपड़ा जिससे हम कट पीस कहते हैं, हम सिलवाते हैं टेलर के पास जाकर, वैसा बना बनाया कपड़ा लेते थे। लेकिन दाम जो है बड़े कम देते थे। तो इन सब चीजों से परेशान होकर बुनकरों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया। एक पत्रकार है, पत्रकार विलेहम वोल्फ, इन्होंने एक सिलेसिया की घटना का या सिलेसिया के गांव की घटना का जिक्र किया है। इन्हें लिखा है उसमें कि श्रमिकों की हालत बहुत खराब है, माल की कीमतें लगातार गिर गई हैं यहां पर। तो ऐसा इनने अपनी घटना के अंतर्गत जिक्र किया हुआ है। क्लियर? अब देखिए भाई 4 जून को जो दोपहर में 2 बजे एक घटना घट जाती है। क्या होता है कि बुनकर जो है वो नाराज थे। 1845 का जो हम आंदोलन देख रहे हैं, तो वो अपने ठेकेदारों से बड़ा नाराज हुआ करते थे और उनसे परेशान थे। क्यों परेशान थे? ये भी देखा, दाम कम दे रहे थे।
तो बुनकरों की एक भीड़ आई और उस भीड़ ने ठेकेदार की कोठी, कोठी मतलब कहलाता है उनका छोटा सा बड़ा सा जो घर होता है ना, छोटा सा महल बड़ा सा घर, मतलब घर से थोड़ी बड़ी साइज, महल से थोड़ी छोटी साइज, उसको आप कोठी कहते हैं। तो ठेकेदार की कोठी पर पहुंच गए और ठेकेदार से ज्यादा मजदूरी की मांग की कि भाई तो हमें मजदूरी ज्यादा दो, और घृणा का व्यवहार नहीं करने की भी बात की, है ना, घृणा का व्यवहार करने की या ना करने की, और दूसरे तरीके की धमकियां भी इनके द्वारा दी गई। किसके द्वारा? जो बुनकर लोग हैं उनके द्वारा धमकियां भी दी गई। अब भीड़ क्या है, भीड़ का कोई दिशा थोड़ी होती, मुड़ गई तो वो उसने तो कोठियों पर हमला ही बोल दिया। भीड़ ने ठेकेदार के घर गई थी, कोई उत्तेजित हो गया, किसी ने पत्थर फेंक दिया, कुछ हो गया, वो तो घुस गई घर में, तोड़फोड़ कर डाली इन्हें, घर में तोड़फोड़ कर डाली। तो जो टूट फूट हो गई तो घर के अंदर घुस गए। तो जो कपड़े के भंडार थे, जहां पर कपड़ा गोदाम हुआ करते थे कपड़े के, उन कपड़े के गोदामों को भी इन्हें लूट लिया और आपस में ये बांट लेते हैं। ठेकेदार जो है वो परेशान हो गया, उसको मजबूरी में वहां से भागना पड़ा। वो वहां से भागकर अपने परिवार को लेकर पड़ोस के गांव पहुंचता है, लेकिन पड़ोस के गांव में भी इस प्रकार के किसी व्यक्ति को शरण नहीं दी जा रही थी। फिर 24 घंटे के अंदर ही सेना बुला ली गई, सेना की मदद से वो वापस आया। सेना का और ये जो बुनकर लोग हैं इनका एक टकराव हुआ, और जैसे ही टकराव होता है तो इसमें आप देखेंगे सेना ने 11 बुनकरों को गोली मार दी, पकड़कर इनको गोली मार दी गई। तो ये बात जो आप देखें, ये जन विद्रोह के दौरान आप देख रहे हैं कि गोली मार दी गई। कठिनाइयां हमने देखी कैसे रेट बढ़ गए, चीजें हो गई, खाने की कमी जो है वो हमने भूख के कॉन्सेप्ट को देखा हुआ था, तो यहां पर सेना के द्वारा इनको गोली मार दी। तो हमने तीनों कॉन्सेप्ट देख लिए, भूख का कॉन्सेप्ट भी देख लिया, कठिनाइयों का दौर भी देख लिया और जन विद्रोह का दौर भी देख लिया। कठिनाइयों, भूख का दौर क्या? फसल खराब हो जाना और कीमतें आसमान में पहुंच जाना, ना खरीद पाना। उन चीजों को प्राप्त करने के लिए जो संघर्ष किया वो कठिनाइयों का दौर था। और वो संघर्ष जब एक भीड़ ने एक आंदोलन का रूप ले लिया बुनकरों के यहाँ पर, या 1848 में हमने पेरिस के अंदर पर जो देखा था, वो सब जन विद्रोह के हिस्से हो जाते हैं। तो ये टॉपिक के अंदर हमने ये तीनों चीजें यहाँ पर कवर कर ली हैं। magnetbrains.com एक वेबसाइट बनाई गई है, ये आपकी सुविधा के लिए बनाई गई है, ताकि जैसे ही आप इस वेबसाइट पर जाएं तो अपनी पढ़ाई आप व्यवस्थित तरीके से कर पाएं, आप व्यवस्थित तरीके से वीडियो देख पाएं। अब वेबसाइट का उपयोग कैसे करना है? आप गूगल पर जैसे ही magnetbrains.com डालेंगे तो मैग्नेट ब्रेन का पेज खुलेगा। उस पेज पर जाकर आपको अपना मीडियम सेलेक्ट करना है, किस मीडियम में है। आपने सेलेक्ट किया CBSE हिंदी मीडियम, फिर आपको सेलेक्ट करना है कि आप कौन सी क्लास में हैं। आपने सेलेक्ट किया क्लास 10th, फिर सारे टीचर्स आ जाएंगे, सारे सब्जेक्ट यहाँ जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है कि भाई हमको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। जो भी आपकी इच्छा है वो सब्जेक्ट आप पढ़िए। मान लीजिए कि आपने सामाजिक विज्ञान पर क्लिक किया, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, है ना, तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे तो एक ऐसी लिस्ट खुल जाएगी कि भाई कौन कौन से चैप्टर की वीडियो यहाँ पर उपस्थित हैं। आपको सभी चैप्टर की वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। हर एक टॉपिक के अंदर कितने वीडियो हैं वो आपको सारे वीडियो यहाँ पर मिल जाएंगे। क्लियर? तो आप ऐसे पूरा अपना जो आपकी जो पढ़ाई है व्यवस्थित तरीके से आप कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। ये पाठ्यक्रम प्राप्त करने के लिए आपको करना क्या है? आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी से जुड़ना है। जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलता रहे। जो भी वीडियोस आते हैं उनको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें ताकि सभी को फायदा हो, और कमेंट कर हम लोग को भी बताएं कि ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू।